सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 12th बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग। और आज की क्लास के अंदर हम समझने वाले हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग फंक्शन एंड मार्केटिंग फिलॉसफीज के बारे में। तो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझते हुए चलते हैं एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहले मार्केटिंग को समझने से पहले हम समझते हैं मार्केट के बारे में कि आखिर मार्केट होता क्या है। तो मार्केट का हम सब जानते हैं मतलब क्या है कि भाई एक ऐसी जगह जहां पर कस्टमर जाता है, अपनी सेटिस्फेक्शन पूरी करता है और वहां पर जो मार्केटर यानी कि सेलर जो होता है वो सेटिस्फेक्शन पूरी करवाता है, वो गुड्स के माध्यम से या सर्विस के माध्यम से। तो ये जो सारा हमने व्यू बना रखा है ना अपने माइंड के अंदर, इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशन व्यू। ट्रेडिशन व्यू इन द सेंस कि एक ऐसी जगह हमारी माइंड के अंदर बनी हुई है जहां पर हम जाएंगे, अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा करेंगे, यानी सामान को खरीदेंगे, सर्विस को लेंगे और सर्विस देने वाला सामान देने वाला वहां पे फिजिकल वे में एग्जिस्ट होगा। तो ये हमारा ट्रेडिशन व्यू है। इसका मतलब इट रेफर टू अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट ईच अदर एंड कंडक्ट बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी, यानी कि ऐसी जगह जहां पर बायर एंड सेलर आपस में मिलते हैं और अपनी सेलिंग ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करते हैं, यानी कि एक बंदा खरीदता है तो एक बंदा बेचता है। तो ये हमारा ट्रेडिशन व्यू है। मैं बात करूं एक मॉडर्न व्यू की, तो मॉडर्न व्यू ना इस चीज पे नहीं चल रहा। मॉडर्न व्यू इस चीज पे नहीं चल रहा। मॉडर्न व्यू बताता है कि भाई आपको ना कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लेवल पर काम करना है, उसकी नीड पर काम करना है, उसकी वांट पर काम करना है, ये हमें ध्यान रखना है, तब जाके हम एक मार्केट डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या मॉडर्न व्यू बना लिया अपने माइंड के अंदर कि इट रेफर टू अ ग्रुप ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आपने अपने आसपास कई सारी चीजें देखी होंगी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपने खासकर देखे हो, जैसे कि ओला, उबर हो गए, है ना, जोमेटो हो गया या ब्लिंकिट हो गया। तो ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, तो ओला उबर की आज तक अपनी कोई गाड़ी तो नहीं है ना। जोमेटो जो कि खाना देता है, तो खाने की सर्विस देता है बेसिकली घर तक की, तो उसका अपना कोई होटल तो नहीं है कि भाई फला जगह पर होटल है, वहां पर जोमेटो के होटल पे हम गए, वहां खाना खाकर आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, यानी कि हम ट्रेडिशन व्यू से निकलकर जब मॉडर्न व्यू पे आए तो हमने समझा कि भाई हमें दुकान की तो जरूरत ही नहीं है, हमें दुकान की जरूरत नहीं है, ना हमें एक फिजिकल प्लेस की जरूरत जहां पर हम अपने कस्टमर से मिल सके। बस हमें जरूरत है तो वो ये जरूरत है कि हम उसकी जरूरत को पहचान पाए, हम उसकी चाहत को पहचान पाए, वांट को पहचान पाए कि आखिर उसे क्या चाहिए और ऐसा कौन सा प्रोडक्ट हम बनाएं जिससे उसकी फैसिलिटी, उसकी सेटिस्फेक्शन ड्राइव दो। तो ये चीजें समझी ओला और उबेर वालों ने। इसका मतलब यानी कि ना तो गरीब आदमी के पास 10-12 लाख रुपए आएंगे, ना 8 लाख रुपए आएंगे जो वो कार खरीदेगा। तो ओला उबर ने क्या किया कि अपनी टैक्सी चला दी, है ना, यानी कि आप फोन से बुक करो, फोन तो आजकल हर आदमी पर है, तो आप फोन से बुक करो, आपके दरवाजे पे आ जाएगी टैक्सी, लेकर जाओ, कहीं पर भी जाना है, जो भी आपका चार्जेस बने वो पे कर दो, छुट्टी। इसी तरीके से जोमेटो ने किया, भाई घर पे खाना बनाते बनाते थक गए, होटल से जाओगे, वहां से लेकर आओगे, घर बैठे बैठे बुक करो, घर तक वो देने आएगा बंदा, वो अपने चार्जेस ले रहा है। तो ये आपकी सेटिस्फेक्शन ही तो है, ये आपकी जरूरत ही तो है, आपकी वांट ही तो है, जो उन्होंने समझी और इस चीज पर काम किया। तो ये हमारा मॉडर्न व्यू है, ठीक है। तो आप खास ध्यान रखिएगा, ट्रेडिशन व्यू एक फिजिकल प्लेस है, एक पर्टिकुलर प्लेस है जहां पर हमारे सेलर और बायर आपस में मिल रहे हैं और फर्दर ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग की। बट मॉडर्न व्यू हमारा ऐसा नहीं है। मॉडर्न व्यू सिर्फ और सिर्फ नीड्स एंड वांट्स पे काम कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमने जाना कि भाई ट्रेडिशन व्यू एंड मॉडर्न व्यू, तो पूरी जो हमारी मार्केट होती है ये दो बंदों से मिलाकर बनती है, सिर्फ और सिर्फ। दो बंदे कौन है? दो बंदे भैया, पहला है कस्टमर जो कि बाय करता है, चीजों खरीदता है, बायर है। दूसरा हमारे पास सप्लायर को हम सेलर भी कहते हैं और सप्लायर को हम मार्केटर्स भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सप्लायर को हम दो भागों में बांटते हैं। तो अब इनकी डेफिनेशन पे जरा फोकस कर लेते हैं कि भाई कस्टमर की डेफिनेशन हम क्या लिख कर आए एग्जाम के अंदर। तो इट रेफर टू द पीपल और ऑर्गेनाइजेशन वो वांट टू सेटिस्फाई देयर नीड, यानी कि वो बंदा है, ये वो इंसान है जो कि अपनी फर्दर ट्रांजैक्शंस के माध्यम से अपनी नीड को सेटिस्फाइड करने आया है। उदाहरण के तौर पर कि अगर मैं एक मॉडर्न ट्रेडिशन व्यू के माध्यम से भी जाऊं, एक पर्टिकुलर दुकान है, तो वहां पर अगर कोई कस्टमर आएगा तो मजे के लिए थोड़ी आएगा कि भाई मेरा मन कर रहा था, मैंने पेन खरीद दिया, बस छुट्टी, ऐसा थोड़ी। जो उसकी नीड थी, उसकी नीड थी, उसको तभी वो दुकान पर आया और अपनी जो सेटिस्फेक्शन लेवल था उसको ड्राइव किया, सही है। तो यहाँ पर क्या है, कस्टमर वो बंदा है, चाहे वो ट्रेडिशन व्यू के माध्यम से जाए, चाहे वो मॉडर्न व्यू के माध्यम से जाए, वो अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल को पूरा करता है, सीधी बात है। ये कस्टमर की डेफिनेशन। दूसरा हम बात करें मार्केटर की यानी कि सेलर की, तो इट रेफर टू द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन वो प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर, यानी कि जो कस्टमर जिसकी तलाश कर रहा है उस तलाश को देने के लिए, यानी कि उस चीज को देने के लिए, चाहे वो आपकी सेटिस्फेक्शन हो, आपकी नीड हो, आपकी वांट हो,
उसको प्रोवाइड करने का जो काम करता है वो मार्केटर यानी कि सेलर करता है। सही बात है। तो कस्टमर क्या करता है, अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल ढूंढता है कि कहां पर ड्राइव्ड हो रहा है, और वो जहां पर ड्राइव्ड होना चाहिए और जहां होता है उस जगह को हम क्या बोलते हैं, सेलर या फिर मार्केटर। उदाहरण के तौर पर कि आपको एक पेन की जरूरत थी, आप स्टेशनरी पे गए और आपने पेन खरीद लिया, तो जो स्टेशनरी वाले पर्सन है वो कौन है, सेलर है यानी मार्केटर है, और आप कौन हो, कस्टमर हो। आपकी पेन की नीड थी वो उन्होंने सेटिस्फाइड कर दी अपने पैसे लेकर। तो ये कंसिडरेशन होता है हमारा कि पैसों का कंसिडरेशन के अंदर आप अपनी ट्रांजैक्शंस को फुलफिल कर सकते हो। सही बात है नहीं। तो यहां तक हमने जान लिया अब एक तरीके से कॉन्सेप्ट। अब हम ये समझते हैं कि मार्केटिंग क्या है और मार्केटिंग के फीचर्स क्या हैं, कि नीड क्या होती है, वांट क्या होती है और फर्दर हमारे प्रोसेसेस क्या रहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपने मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को। तो हमने मार्केट के बारे में बहुत अच्छे से जाना और समझा। अब हम ये समझते हैं कि मार्केटिंग क्या होती है। तो मार्केटिंग को समझाने से पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि इसकी डेफिनेशन बहुत सारी है। आप इसको पहले से भी जानते हो, कैसे जानते हो, कैसे समझाता हूं। देखो, मार्केटिंग का शब्द ये होता है कि जहां पर आपकी गुड्स एंड सर्विसेज सेलर से बायर के पास जाती हैं और उसके कंसिडरेशन में आपको कुछ पैसा मिलता है, ये आपका मार्केटिंग कहलाता है। इसको हम डिफरेंट वर्ड से डिनोट करते हैं, और जो मेजर एंड पॉपुलर वर्ड है वो है शॉपिंग। ठीक है। तो शॉपिंग नाम से आपके माइंड में सब चीजें सेटअप हो गई होंगी, भाई सर क्या समझा रहे हैं, मार्केटिंग के बारे में समझा रहे हैं। तो शॉपिंग में क्या होता है, आप अपने गुड्स को खरीदने जाते हो, गुड्स खरीद लेते हो, उसके बदले में दुकानदार को पैसा दे देते हो। तो ये जो सारी एक्टिविटीज हैं इन सबका समअप, इन सबका सम यानी इन सबका जोड़ ही मार्केटिंग कहलाता है। यानी कि आपके गुड्स एंड सर्विसेज की मूवेबल एक्टिविटी को सबको हम मार्केटिंग ही कहते हैं। तो यहां पर हमारी डेफिनेशन क्या बन रही है, मार्केटिंग इज दैट सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस ऑफ वैल्यू विद अदर्स। यानी कि आप नीड, अपनी वांट्स को लेकर मार्केट के अंदर जाते हो, मार्केट जो आपको ऑफर करती है आप उसको परचेज करते हो, आप उसके एक्सचेंज के अंदर उनको मनी दे देते हो। तो ये सारी एक्टिविटीज हमारी मार्केटिंग ही कहलाती हैं। अब यहाँ पे जो आपने स्पेशल वर्ड पढ़े उन सबके आगे मैंने रेड लाइन लगा दी। अब इनको समझते हैं स्पेसिफिकली कि आखिर क्या मतलब है। पहले हम जानते हैं नीड के बारे में। व्हाट इज नीड? तो नीड मींस अ फीलिंग ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ समथिंग। नीड वो होता है जिसकी जरूरत, नीड का हिंदी क्या होती है, जरूरत, यानी किसी चीज की कमी, वो आपको नीड कहा जा रहा है। उदाहरण के तौर पर कि आपको भूख लग रही है, ये आपकी नीड है। ये एक नेचुरल एक्टिविटी होती है। ये नहीं कि हम बिजनेस स्टडी के अंदर पढ़ रहे हैं तो किसी प्रोडक्ट को परचेज करने की हमारी नीड होगी या किसी प्रोडक्ट को बेचने की ही हमारी नीड होगी, ऐसा नहीं है। नीड शब्द जो है वो एक नेचुरल एक्टिविटी को डिनोट करता है जिसकी जरूरत चाहिए ही चाहिए। उदाहरण के तौर पर इंसान को जीने के लिए खाना चाहिए, पानी चाहिए, ये उसकी नीड है, ये उसकी नीड है। उदाहरण के तौर पर कि नीड मींस अ फीलिंग ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज की कमी, किसी चीज की डेफिशिएंसी, ये नीड कहलाता है। इफ इट इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होती तो इट रिजल्ट इन डिससेटिस्फैक्शन, तो हमारा डिससेटिस्फैक्शन का रिजल्ट आता है। इवन अगर ये ह्यूमन के ऊपर अप्लाइड हो रही है तो अगर तुम्हें खाना और पानी ना दिया तो फिर तो निकल ही लेंगे हम। तो ये हमारी क्या है, उदाहरण के तौर पर फीलिंग हंग्री, आपको भूख लग रही है, ये आपकी नीड है। तो ये एक नेचुरल एक्टिविटी है। अब इसी के माध्यम से हम समझते हैं वांट के बारे में। What is want? तो नीड का मतलब हमने जाना कि सर आपने बताया कि जरूरत, और वो जरूरत कि जो अगर हमें ना पूरी की जाए तो हम तो निकल लेंगे या फिर हमारी जो डिफिशियंसी है डिससेटिस्फैक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर कि हमें भूख लग रही है, हमें खाना चाहिए, ये हो गई हमारी नीड। बट उस खाने में आपको क्या चाहिए, जैसे कि हमारे पास एक ग्रुप है, उसे भूख लगी, उसने खाया सांभर डोसा क्योंकि उसे पसंद था, वो चाहता था वो खाना। दूसरा ग्रुप है, उसे भी भूख लग रही है, उसकी वो जरूरत है, उसने खाई चपाती और वेजिटेबल, ये उसकी वांट है। तो नीड से ही वांट का जन्म होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आप जो खाना खा रहे हो, जो पानी पी रहे हो, वो किस लेवल का है, आपकी क्या सेटिस्फैक्शन लेवल ड्राइव हो रहा था। उदाहरण के तौर पर कि बाहर हमारी सड़कों पर भी पानी के छोटे छोटे बूथ बने रहते हैं, वहां पर हम पानी पी सकते हैं, और एक बिस्लरी का भी पानी आता है। कई सारे मैक्सिमम इफिशिएंसी मतलब मैक्सिमम प्राइस वाले भी वाटर होते हैं ना, आपने मार्केट में सुना भी होगा। इस तरीके से खाने का हिसाब है, ठेली वाले भी खाना बेच रहे हैं, होटल वाले भी खाना बेच रहे हैं, है ना, और बड़े बड़े होटल्स भी खाना बेच रहे हैं। सही बात है नहीं? तो आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल
किसी भी चीज से सेटिस्फाइड हो जाएगी। आपकी नीड सेटिस्फेक्शन लेवल ड्राइव मांगती है, मतलब आपको भूख लग रही है तो आपका पेट भरना चाहिए। ये नहीं कि आपको जो जिस चीज की चाहत है अगर वो नहीं मिली तो आपका पेट नहीं भरेगा, ऐसा नहीं है यहाँ। बट यहाँ से नीड से ही जन्म होता है वांट का। यह आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत है और आपने उस जरूरत को किस तरीके से पूरा किया, वो आपकी वांट कहलाएगी। उदाहरण के तौर पर एक ग्रुप को भूख लग रही थी तो उसने सांभर डोसा खाया क्योंकि वो उसको पसंद था, और दूसरे ग्रुप को जो भूख लग रही थी उसने चपाती और वेजिटेबल्स खाई क्योंकि वो उसको पसंद थी। तो ये वांट आ गई हमारे पास। फिर आता है मार्केट ऑफर, यानी कि आप अपनी नीड एंड वांट को तभी सेटिस्फाइड कर सकते हो जब मार्केट आपको वो चीज ऑफर करे। अब वो ऑफरिंग क्या होती है, देखो, इट रेफर टू अ कंप्लीट ऑफर फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस हैविंग गिवन फीचर, जैसे कि साइज हो गया, क्वालिटी हो गई, टेस्ट हो गया, एक्सेट्रा, एट अ सर्टेन प्राइस। जो मार्केट आपको ऑफर कर रही है उसी के यूज से आप अपनी सेटिस्फेक्शन को ड्राइव कर सकते हो। ये आप ध्यान रखिएगा। यदि आपको भूख लग रही है तो मार्केट ने तो आपको ठेले वाले भी ऑफर किए हैं, मार्केट ने आपको बड़े बड़े होटल्स भी ऑफर किए हैं। आपको अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल किस चीज से ड्राइव करनी है वो आपकी मर्जी होती है, वो आपकी नीड एंड वांट होती है। तो ये हमने जाना मार्केटिंग ऑफरिंग के बारे में कि मार्केट आपको क्या दे रही है। इसके बाद कस्टमर वैल्यू, तो मार्केट आपको जो कुछ भी देती है, मार्केट आपको जो कुछ भी देती है उस पे वो उसकी कॉस्ट भी देती है। मतलब अगर मान लो आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो तो उस पर उसकी कॉस्ट लिखी रहती है कि वो प्रोडक्ट कितने रुपए का है, 500 का है, 1000 का है, 10,000 रुपए का है। अब यहां से वो क्यों कर रहा है भाई, आप तो नीड एंड वांट पे काम कर रहे हो, मार्केट जो ऑफर कर रही है वो खरीदना ही खरीदना है। बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कस्टमर की जो वैल्यू है वो उसकी जेब से होती है। कस्टमर की वैल्यू उसकी जेब से होती है, उसकी जेब में कितने रुपए हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपनी नीड एंड वांट सेटिस्फाइड कर सकता है। आपकी जेब में पड़े हुए हैं 30 रुपए, तो आप किसी बड़े होटल में जाके खाना नहीं खाओगे, अपनी नीड को वहां पर पूरा नहीं करोगे। आप अपनी वांट को सेटिस्फाइड जो करोगे वो करोगे ठेली पर 30 रुपए की बिरयानी लेकर, वेज वाली, समझ रहे हो? तो यहां से क्या है कि कस्टमर की वैल्यू होती है उसकी जेब से जो वो उसको एक तरह से ऑप्टिमम यूटिलाइज कर पाए। यानी कि ये क्या है कि मार्केट जो ऑफर करती है प्रोडक्ट्स को उसको कॉस्ट भी देती है ताकि वहां से एनालाइजिंग वर्क हमारा हो सके कि हम इसके लिए एबल भी हैं या नहीं। The customer will prefer to buy only when they perceive that they are getting the greatest value for the money। यानी कि कस्टमर सिर्फ वही चीज टेक ऑन ओवर कर सकता है जो उसके बस में है। फिर हमारे पास आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब यहां से क्या है, टू और मोर पार्टीज कम टुगेदर टू ऑब्टेन द डिजायर प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम समवन। तो यानी कि यहां पर क्या है कि आप किसी भी चीज को परचेज करो, किसी भी सर्विस को आप लो तो वो कोई फ्री नहीं बट रही, आप उसके कंसिडरेशन के अंदर कुछ ना कुछ देते हो, वो आपका पैसा है। यानी कि अगर आपने, जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, अब हम तो ना तो उन्हें कोई प्रोडक्ट बेच रहे ना ही उनको कोई सामान बेच रहे, हम उनको क्या दे रहे हैं जिसके बदले हमें पैसे दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सर्विसेज के माध्यम से हम कंसिडरेशन में उनसे पैसे ले रहे हैं। यहीं पर मान लीजिए मेरी एक बहुत बड़ी दुकान है कपड़े की, तो मैंने क्या किया, मतलब जो मेरे पास कस्टमर आए मैंने उनको जीन्स बेची, शर्ट बेची, उसके बदले में उन्होंने मुझे पैसे दिए। तो यहाँ पर क्या होता है, गुड्स के माध्यम से, सर्विस के माध्यम से, कंसिडरेशन में, एक्सचेंज में कुछ ना कुछ रुपया हमारे पास आता ही आता है। तो ये एक्सचेंज है। यानी कि जब टू और मोर पार्टीज बीच में आती हैं तो उसमें अगर ये सारे पॉइंट जो हमने पढ़े ये ड्राइव नहीं हो रहे तो मार्केटिंग ही नहीं कहलाता, सीधी बात है। ठीक है भाई, तो हमने क्या जाना, नीड के बारे में समझा, वांट के बारे में समझा, मार्केट ऑफर के बारे में समझा और कस्टमर की वैल्यू के बारे में समझा कि आपकी नीड सेटिस्फाइड हो जाएगी बट आपकी वांट जो है, वांट आपकी हायाबुसा लेने की है, सही बात है, बट आपकी जेब में पैलेटीना के पैसे हैं तो आप कस्टमर वैल्यू के हिसाब से यानी कि अपनी जेब के हिसाब से पैलेटीना परचेज करोगे। अगर आपकी जेब में हायाबुसा खरीदने के लिए पैसे हैं तब आप उसको परचेज करोगे, समझ रहे हो? तो ये चीजें रहती हैं। एक्सचेंज यानी कि आप कुछ भी दुनिया में चीजें टेकन ओवर कर लो, आप उसके कंसिडरेशन में कुछ ना कुछ पे करते ही करते हो। तो ये हमने पूरी तरीके से समझ लिया मार्केटिंग के बारे में। अब हम ये समझते हैं कि ये मार्केटिंग का फंक्शंस किस तरीके से यानी प्रोसेस किस तरीके से चलता है, इसको जरा नजर में लाते हैं और फिलॉसफी को समझते हैं कि भाई मार्केटिंग फिलॉसफी क्या होती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के बारे में। तो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के बारे में हम जानने से पहले ये जान लें कि ये जो हम सारे फंक्शंस यानी 12 फंक्शन जो हम समझ रहे हैं ये हम एक मार्केटर पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, एक सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, एक बायर या कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं समझ रहे। तो सबसे पहले आप मार्केटिंग के अंदर जब उतरना चाहते हो, मार्केट के अंदर जब आना चाहते हो तो सबसे पहला हमारा पास काम ये होता है कि गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन एज पर योर कैटेगरी।
एज पर योर कैटेगरी। मैंने ऐसा क्यों बोला कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी मार्केट को हम तभी एनालाइज कर पाएंगे जब मैं अपनी कैटेगरी को पहचानूंगा कि मुझे किसके अंदर काम करना है। सपोज उदाहरण के तौर पर कि आपको कपड़े के काम करना है, तो आप कपड़े की इंफॉर्मेशन कंडक्ट करोगे, भाई आखिर किस चीज का ट्रेंड चल रहा है, किस चीज को बंदे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, किस चीज को बंदे ज्यादा खरीद रहे हैं, और जो पहले से इस बिजनेस को कर रहे हैं उनकी क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी क्या क्या डिसिप्लिनल एक्टिविटी है, ये सब चीजें हम इंफॉर्मेशन कंडक्ट करेंगे पहले से। यानी कि हमने डिफरेंट दुकानों पे से, हमने पूरी मार्केट से अपनी कैटेगरी के हिसाब से इंफॉर्मेशन कंडक्ट कर ली कि आखिर चल क्या रहा है। उसके बाद हमने प्लान बनाना शुरू करा कि ये जो चल रहा है मैं इससे बेहतर क्या कर सकता हूं जिससे मेरे कस्टमर्स मुझसे अट्रैक्ट हो, जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़े, मेरी प्रोडक्शन बढ़े, मेरी सेल बढ़े और मैं बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट अर्न करूं। तो यहां पर क्या करते हैं, अपनी मार्केट प्लानिंग करते हैं। अब हमने इंफॉर्मेशन कंडक्ट कर ली, जान लिया कि भाई आखिर किस तरीके से चीजें चल रही हैं, किस चीज का ट्रेंड है और क्या क्या चीजें मार्केट के अंदर जरूरत है, वांट है। और यहां पर हमने मार्केटिंग ऑफरिंग के माध्यम से समझ लिया कि किस टाइप के प्रोडक्ट हमारी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। सही बात है। तो इसके बाद हमने प्लान बनाना शुरू करा, प्लान के बाद हमने अपना प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट की डिजाइनमेंट करी, डेवलपमेंट करी, उसके बाद हमने स्टैंडर्डाइजेशन किया। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है, उदाहरण के तौर पर मैं बात लेता हूं आम की। तो आम हमारे पास अगर किसी को खरीदने, कोई आम खरीदने जाएगा तो वहां पे आप ये चीज जरूर नोटिस करोगे कि भैया ये वाले जो आम है ये 60 रुपए किलो है और ये वाले जो आम है वो 30 रुपए किलो है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा तो नहीं है कि 30 रुपए किलो वाले जो आम है उनका एक अलग भाग होगा, या 60 रुपए किलो वाले जो आम है या 100 रुपए किलो वाले जो आम है उनका एक अलग भाग होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो यानी कि वो दोनों एक ही भाग की चीजें हैं, तब भी दोनों के अंदर आखिर फर्क क्यों प्राइस का? तो इसका फर्क होता है स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से, ग्रेडिंग की वजह से। यानी कि उसकी जो क्वालिटी होती है, उसका जो साइज होता है, उसकी जो कॉस्ट होती है वो तभी बनती है उसकी क्वालिटी के हिसाब से। जैसे कि आप देख लीजिए कि जब बाग से आम तोड़े जाते हैं तो उसको एक एक करके छांटा जाता है कि आखिर इसकी क्वालिटी बेहतरीन है, इसको अलग रखो, इसकी क्वालिटी बेहतरीन है, अलग रखो। यानी ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाइड किया जाता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन हम यही कहते हैं कि प्रोडक्ट का क्वालिटी साइज के अकॉर्डिंग स्टैंडर्डाइज कर देना कि भाई आखिर ये चीजें अलग रहेंगी इन सब चीजों से। और यही चीजों की बेस पर, यानी कि इन्हीं एलिमेंट्स के बेस पर क्या होगा, इनके जो प्राइस है वो डिनोट होगी। जैसे कि मान लीजिए कि आप कपड़े के कारोबारी हैं, आपके कपड़े, आपके मिल के अंदर, आपकी फैक्ट्री के अंदर कपड़े बनाए जाते हैं, तो आप उनका स्टैंडर्डाइजेशन करोगे ना, करोगे सिंप्लीफिकेशन करोगे, भाई आखिर ये इस साइज की पैंटें हैं, ये इस कमर की पैंटें हैं, ये इस लंबाई की पैंटें हैं, यही सब चीजें। तो यहाँ पर उनकी ग्रेडिंग, उनकी क्वालिटी, उनके प्रोडक्ट के हिसाब से आप उसका प्राइस डिनोट करोगे। जैसे कि मान लीजिए जैकेट्स हैं, तो जैकेट्स मार्केट के अंदर 300-400 वाली भी अवेलेबल है और मार्केट के अंदर 3 से 4,000 वाली भी अवेलेबल है। तो उनमें फर्क क्या है? क्वालिटी का फर्क है। तो यहाँ पर क्या है, स्टैंडर्डाइज करते हैं, जो हमने प्रोडक्ट डिजाइन किया है उसकी डेवलपमेंट की है उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, उसको ग्रेड देते हैं कि भाई इसके अंदर ये खासियत है। फिर आता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद और ग्रेडिंग करने के बाद जो आपके प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाता है वो बनाती है उसकी पैकेजिंग, उसकी लेबलिंग। उदाहरण के तौर पर अगर 5 से 7,000 रुपए की जैकेट मार्केट के अंदर सिर्फ ऐसे टंकर बिकने लग गई तो उसकी जो क्वालिटी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो वो कंज्यूमर को अट्रैक्ट ही नहीं कर सकती। तो यहाँ पर पैकेजिंग एंड लेबलिंग बहुत जरूरी होती है। पैकेजिंग का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट आपने बनाया, जिस प्रोडक्ट की आपने स्टैंडर्डाइजेशन कर दी, उसकी ग्रेडिंग कर दी, तो आप उसको पैक कर दो एक बेहतरीन तरीके से जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करे। लेबलिंग का मतलब ये होता है कि वहां पर लेबल डालो, उस लेबल में आपका जो कंपनी का नाम है वो होना चाहिए और अबाउट प्रोडक्ट होना चाहिए। अबाउट प्रोडक्ट मतलब उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, उस प्रोडक्ट का साइज, उस प्रोडक्ट का प्राइस, ये सारी चीजें यानी जितने फीचर्स उसके अंदर हैं वो इंक्लूड होने चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप एक अंकल चिप्स भी खरीदने जा रहे हो ना बाजार से, तो उसके ऊपर भी लेबल लगा रहता है, पीछे आप देख पाओगे भाई इसमें फैट इतना है, प्रोटीन इतना है, कार्बोहाइड्रेट इतना है। उसकी पैकेजिंग भी बहुत बेहतरीन तरीके से होती है जो कि बच्चों को, जो कस्टमर को अट्रैक्ट करती है कि भाई हाँ मुझे ये परचेस करना है, भाई मुझे ये अच्छा लग रहा है। तो पैकेजिंग एंड लेबलिंग बहुत ही ज्यादा मैटर करती है अपने गुड्स को एक एक्सपेंसिव बनाने के लिए। आप ध्यान रखना, आपके गुड्स कितने स्टैंडर्डाइज क्यों ना हो, कितने अच्छे ग्रेडिंग वाले क्यों ना हो, अगर उनकी पैकेजिंग एंड लेबलिंग अच्छी नहीं है तो मार्केट के अंदर बड़े दामों में नहीं बिक सकते। ये आप खास ध्यान रखिएगा। तो लेबलिंग एंड पैकेजिंग दोनों ही बहुत जरूरी चीजें हैं। फिर आता है ब्रांडिंग। आपके नाम से चीजें बिकनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि हम ये बात करें उषा फैन की, तो जैसे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी क्या करती है, कार बनाती है। टाटा का नाम सुनते ही हमारे माइंड में आ जाता है मजबूती।
यानी कि टाटा की गाड़ियां हैं तो मजबूत गाड़ियां होगी। तो ये हमारे माइंड में क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे उस ब्रांड के बारे में, उस नाम के बारे में हमारे दिमाग के अंदर एक स्टोरी बनी हुई है। स्टोरी बनी मतलब अब जैसे उस टाटा का नाम हमने सुना तो टाटा का नाम सुनते हमारे दिमाग में आ गई मजबूती, यानी कि इसकी गाड़ियां हैं तो बेहतरीन गाड़ियां हैं। तो यही ब्रांडिंग है, यानी कि पैकेजिंग एंड लेबलिंग के बाद जो चीजें बिकती हैं आपके नाम से, आपकी पहचान से। तो यहाँ पर हमने क्या जाना? ब्रांडिंग के बारे में जाना। उदाहरण के तौर पर पंखा परचेज करना है, उषा फैन है, बेहतरीन फैन होगा। इसकी तरीके से अंकल चिप्स खाने, अंकल चिप्स है, कंपनी चिप्स है, बढ़िया चिप्स होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि ब्रांडिंग बहुत ही मैटर करती है आपके प्रोडक्ट को बनाने में। बट ये ब्रांड जो है ना, ये एकदम नहीं बन जाता, ये आप ध्यान रखना। इसको कई साल लगते हैं अपने कस्टमर के दिल में जगह बनाने के लिए, उनके माइंड में जगह बनाने के लिए, अपनी इमेज क्रिएट करने के लिए, गुडविल बनाने के लिए कई साल लग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है पैकेजिंग एंड लेबलिंग के बाद। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट सर्विस, कि आप अपने कस्टमर को किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। उदाहरण के तौर पर आफ्टर सेल सर्विस, कि भाई इसमें कोई कमी आ जाए हमारे पास जाना, हम ठीक करके देंगे। दूसरी हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेन, कस्टमर्स आ रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, उनकी कंप्लेंट्स को लेना, उनको पूरा अट्रैक्शन देना, उनको पूरी अटेंडेंस प्रोवाइड करना, अपनी टेक्निकल सर्विस देना। फोन पर बातचीत चल रही है, भाई आखिर आप इस तरीके से अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हो। जैसे कि आपने एक स्मार्ट टीवी परचेज करा, उसमें आपको कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, तो आप टेक्निकल डिवाइसेस के माध्यम से, फोन के माध्यम से अपनी नीड एंड वांट को सेटिस्फाइड कर सकते हो। ये कस्टमर सपोर्ट सर्विस कहलाता है। क्रेडिट फैसिलिटी, आपके पास अभी पैसा नहीं है, आप कुछ पैसे जमा करो, किस्तें बनवा लो और अपने प्रोडक्ट को ले जाओ। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था ना कि कस्टमर वैल्यू के बारे में, तो कस्टमर वैल्यू में हमने क्या समझा कि कस्टमर अपनी जेब के हिसाब से पैसे प्रोडक्ट को खरीदता है। तो इसी बात को ध्यान रखा हमारी मार्केट के अंदर, क्योंकि हम मॉडर्न व्यू के हिसाब से चल रहे हैं। तो मॉडर्न व्यू में देखा भाई, ना तो कस्टमर के पास 8 लाख रुपए होंगे, ना वो कार परचेज कर पाएगा, ना कस्टमर के पास 10 लाख रुपए होंगे, ना वो अच्छी बाइक परचेज कर पाएगा। तो यहाँ से क्या है, हमने उनको क्रेडिट फैसिलिटी दे दी कि भाई जितने पैसे तुम्हारे पास है वो जमा कर दो और अपने प्रोडक्ट घर ले जाओ और उसके बदले किस्त बनवा लो। तो ये क्रेडिट फैसिलिटी हो गई। मेंटेनेंस सर्विस हो गई, अपनी मेंटेन करना सर्विस, की भाई आपने बाइक परचेज करी है, इतने महीने बाद आप लेकर ले आना, हम आपको फ्री सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ये कस्टमर सपोर्ट सर्विस है। फिर प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपको अपने प्रोडक्ट की पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी कि भाई हमारे प्रोडक्ट के अंदर ये सारे एडवांटेजेस हैं, ये डिसएडवांटेजेस हैं और इससे संबंधित ये रिलेटेड गुड्स हैं। तो ये हमारी कस्टमर सपोर्ट सर्विस है। इसके बाद प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, जो कि हम लेबल में मेंशन कर देते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, अपनी क्वालिटी के हिसाब से, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, ग्रेडिंग के हिसाब से उसका प्राइस तय करना और साथ ही साथ अपने कॉस्ट के हिसाब से प्रॉफिट भी तो कमाना है ना। प्रमोशन यानी कि अपने प्रोडक्ट को दूसरों के माइंड में पहचान दिलवाने के लिए एडवर्टीजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। एडवर्टीजमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी बिजनेस की नींव होती है, चाहे वो सर्विस कैटेगरी का हो, चाहे वो गुड्स कैटेगरी का हो। अगर एडवर्टीजमेंट नहीं है तो लोग आपको पहचान ही नहीं सकते। तो यहाँ पे प्रमोशन करने में भी पैसा खर्च होता है। पैसा खर्च मतलब आपने कोई फैन बनाया, आप उसका टीवी पे ऐड चलवाओ, आप बसों पे उसको छपवा दो, आप जगह जगह पोस्टर लगवाओ, तो ये प्रमोशन कहलाता है। आप लोगों को हायर करो अपनी चीज़ों को बताने के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करो। तो ये सारा प्रमोशन का संबंधित चीज़ें हैं। 10वां आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अपने प्रोडक्ट को पहचान दिलवाने के लिए हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, चाहे वो पैसों में हो, यानी दुकानदार के पास जाके फिजिकली आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट्स, या फिर शुरुआत के अंदर अपने प्रोडक्ट की पहचान दिलवाने के लिए हम फ्री में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज अ सैंपल। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है और जहाँ पर कंजप्शन होना चाहिए, तो इस जगह से इस जगह पर आने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की नीड होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन हमारा मार्केट के अंदर एक बेहतर और सबसे ज़रूरी एलिमेंट होता है। उदाहरण के तौर पर राजस्थान के अंदर जो मसाले बन रहे हैं वो दिल्ली के अंदर भी तो बिक रहे हैं, तो राजस्थान से दिल्ली तक कैसे आए, वो विद यूजिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट आए। ठीक है। फिर आता है हमारे पास स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। ऐसा नहीं है कि आपने जो मसाले बनाए वो उसी दिन बिक जाएंगे, शहर के अंदर आते हैं, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है कि टाइम ऑफ प्रोडक्शन एंड टाइम ऑफ कंजप्शन के अंदर बहुत बड़ा गैप होता है। तो इस गैप को झेलने के लिए, इस गैप से निकलने के लिए हमें ज़रूरत होती है स्टोरेज की, वेयर हाउसिंग की, गोदाम की, जहाँ पर हम अपने माल को स्टॉक में रख सकें और जब उसकी डिमांड आए तब हम उसकी सप्लाई कर सकें। सीधी बात है। तो ये हमने पढ़ा फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के बारे में। अब हम समझते हैं फिलॉसफी ऑफ मार्केटिंग के बारे में कि आखिर वो क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम समझते हैं मार्केटिंग फिलॉसफी के बारे में। तो इसको कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं आपको उसकी डेफिनेशन बता दूं कि मार्केटिंग फिलॉसफी का मतलब होता है कि बेसिकली एक ऐसी गाइडेंस जो कि मार्केटर के लिए दी जाती है ताकि वो अपने मार्केट के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस दे सके, जो उसने ऑब्जेक्टिव, जो उसने अपने गोल बनाए हैं वो उसको कंप्लीट कर सके और अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को वो अर्न कर पाए। तो यहाँ पर वो गाइडलाइंस दी जाती हैं आपको। तो वो गाइडलाइन 5 है। पहली हमारे पास आती है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब आपको यहाँ से ये समझाया गया है कि सस्ती चीजें जल्दी बिक जाती हैं अगर वो उन जगहों पर प्रेजेंट है। तो उदाहरण के तौर पर किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू
वो डिनोट होती है उसकी कॉस्ट के हिसाब से, उसकी क्वालिटी के हिसाब से, बट मैं आपको बताऊं एक्चुअल क्या बात है कि उस प्रोडक्ट की वैल्यू ड्राइव होती है उस जगह के हिसाब से जहां वो बिक रहा है। जैसे कि आप देख पाओगे कि बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर क्या होता है 12th क्लास की फीसें बहुत हाई लेवल की होती हैं, बट यहीं पर अगर आप लोकल लेवल पर जाओगे तो वहां पे 12th क्लास की फीस काफी कम लेवल की है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि लोकल लेवल पर वहां का बंदा इतना पे ही नहीं करेगा। इसी तरीके से क्या होता है कि वहां के जो एरिया के हिसाब से दुकानदार होते हैं वो अपनी जगह पर अपनी दुकानों पर वही प्रोडक्ट रखते हैं जो बिक सके। वो ऐसा नहीं वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट रखेंगे क्योंकि वो बिकेगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि चीप प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड इजिली, सस्ती चीजें जल्दी बिक जाती हैं और अगर वो ऐसी जगह पर प्रेजेंट है तो यहाँ से इन्होंने हमें क्या समझाया, प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो अच्छे से अच्छी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन आप कीजिए और उससे प्रॉफिट अपना कमाइए। दूसरा क्या सिखाया इन्होंने, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट यानी सामान के बारे में समझा दिया। वो क्या समझाया, प्रोडक्ट ऑफ गुड्स क्वालिटी अट्रैक्ट द कस्टमर, यानी कि आपके गुड्स की क्वालिटी जो होती है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि प्रॉफिट थ्रू द प्रोवाइडिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि अपने सामान की क्वालिटी को आप स्टैंडर्ड पे रखो, उसको ग्रेडिंग अच्छी दो, उसके अच्छी तरीके से बनावट करो, प्राइसिंग करो, लेबलिंग करो, ब्रांडिंग करो, जिससे आप अपने प्रॉफिट को अचीव कर पाओ और आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए। तो इन्होंने हमसे यहाँ से ये समझा दिया। फिर आता है तीसरा सेलिंग कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे सेलिंग कॉन्सेप्ट बताऊं मैं आपको क्या होता है कि कस्टमर चीजों को खरीदता नहीं है, उसको खरीदवाना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर आप उसको ये मत बताओ कि आप ये चीज खरीद लो, नहीं, आप उसको ये समझाओ कि आपको इसकी जरूरत है। यानी कि जब आप उसको उसकी जरूरत के बारे में समझा दोगे तो उसका प्राइस कितना ही हायर क्यों ना हो, उसकी क्वालिटी कितनी लो क्यों ना हो, उसको परचेज करेगा। तो यहाँ पे सेलिंग कॉन्सेप्ट में हमें ये समझाया गया है कि गुड्स आर नॉट बॉट बाय द कस्टमर, दे हैव टू बी सोल्ड टू देम। उसको बिकवाया, उसे दिया जाता है वो चीजें। तो प्रॉफिट थ्रू द मैक्सिमम सेल। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप बेचो और उससे प्रॉफिट कमाओ। बट ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप तभी बेच पाओगे जब मार्केटिंग की नॉलेज आपको होगी, जब आपको एडवर्टीजमेंट की नॉलेज होगी, जब आपको कम्युनिकेशन की नॉलेज होगी। तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा कि अपनी चीजों को बेचना नहीं पड़ता, बिकवाया जाता है। किस तरीके से आपको चीजों को बेचना है यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, किस तरीके से आप अपनी चीजों को बेच रहे हो। फिर आता है हमारे पास मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो व्हाट इज दिस, क्या है? तो कंपनीज डू नॉट प्रोड्यूस व्हाट दे कैन प्रोड्यूस। कंपनी वो नहीं प्रोड्यूस करती जो उनको करना चाहिए, वो प्रोड्यूस करती है जो बिक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ चुके हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर आपके यहाँ पे जो दुकानदार है वो वही चीज बेचते हैं जो वहां के लोग खरीद सके। तो यहाँ पर भी बात यही उठ रही है, कंपनी वो प्रोड्यूस करती है जो बिक सके ताकि वो अपना प्रॉफिट अर्न करे। तो प्रॉफिट थ्रू द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब जो बिक सकेगा तो वही बिकेगा जिससे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लेवल ड्राइव हो रहा हो। और सेटिस्फेक्शन लेवल डिफरेंट जगह पर डिफरेंट होता है। जैसे कि आप किसी अमीर जगह पर चले जाओ जहाँ बहुत सारे अमीर लोग रहते हैं तो वहां पे 100-200 की चीज तो कोई खरीदेगा नहीं, तो वही चीज आपको 1000-2000 पे खरीदनी पड़ेगी। यही पर आप लोकल लेवल पर आ जाओ, झुग्गी झोपड़ियां बहुत गरीब लोग रहते हैं, तो वो चीज आपको 100-200 में ही मिल जाएगी। तो जैसे आपने देखा हो सोशल मीडिया पे कई सारी वीडियोस भी होती है कि भाई एक क्लॉक है, उस क्लॉक के माध्यम से अगर आपने एक लोकल लेवल बेचा तो कोई उसके 500 लगा रहा है, कोई 100 लगा रहा है। उसी पत्थर को यानी उसी क्लॉक को आपने एक एक्सपेंसिव जगह पे, मिडिल जगह पे जाके बेचा तो कोई बंदा उसके 1000 लगा रहा है, कोई 2000 लगा रहा है। उसी क्लॉक को आपने एक एक्सपेंसिव जगह पर जाके रखा तो उस क्लॉक के वहां के लोग कोई लाख लगा रहा है, कोई 50,000 लगा रहा है, कोई 80,000 लगा रहा है। चीज वही है, मटीरियल वही है, क्वालिटी वही है, गुड्स वही है, बट उसकी जगह के हिसाब से वैल्यू बदल रही है। तो यहाँ पर यही होता है कि आपकी सर्विस, आपके गुड्स अच्छे हैं बट वो डिपेंड करते हैं कि वो किस जगह पर सेल आउट हो रहे हैं, किस जगह पर वो एक्सचेंज हो रहे हैं, वही आपकी कॉस्ट को बनाता है। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हमने जाना। अब इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद आपने समझा कि सर हमने प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट समझा, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट समझा, सेलिंग कॉन्सेप्ट समझा और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट समझा। क्या इन सब चीजों से हमारी सेल बढ़ जाएगी? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि इन सब चीजों से आपकी सेल तो बढ़ जाएगी बट आपका ब्रांडिंग नहीं होगी। ब्रांडिंग कब होगी? ब्रांडिंग होगी सोशल वेलफेयर कंप्लीट करने के बाद। तो पांचवा और लास्ट हमारे पास आता है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। यहां से आप क्या समझ पाओगे कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जो होते हैं वो अपना सेटिस्फेक्शन लेवल ड्राइव करते हैं, कॉस्ट एनालाइज करके चीजों को खरीदते हैं, अपनी जगह के हिसाब से चीजों को खरीदते हैं, अपनी जेब के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से चीजों को खरीदते हैं। बट मैं आपको बताऊं कि किसी भी कंपनी की जो सेल होती है वो तब बढ़ती है जब वो एक सोशल वेलफेयर पूरा करता है, और जब वो सोशल वेलफेयर पूरा करता है तो जो लोग होते हैं उनके माइंड में उसकी गुडविल बनती है। अब जब गुडविल बनती है तो लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं और धीरे धीरे करके एक छोटा सा नाम, एक ब्रांड बन जाता है और फिर आपके नाम से चीजें बिकती हैं, क्वालिटी से चीजें नहीं बिकती। फिर यहां से क्या है कि मोर कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज नॉट इनफ, वेलफेयर ऑफ होल सोसाइटी शुड बी केप्ट इन माइंड बाय द मार्केटर। एक मार्केटर को, एक सेलर को अपने माइंड में सोशल वेलफेयर रखना चाहिए, प्रॉफिट थ्रू द कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सोशल वेलफेयर। तो इसके उदाहरण से मैं आपको समझाऊं कि कोई भी
दुकानदार है, कोई व्यापारी है, कोई बिजनेसमैन है, वो कभी रिलीजन बेस्ड काम नहीं करेगा, वो कभी हिंदूवादी, इस्लामवादी, सिखवादी या फिर किसी भी तरीके से धर्म पे काम करेगा ही नहीं, ना किसी नेता को गाली देगा वो। तो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे सोशल वेलफेयर कंप्लीट करना है। अगर वो धर्म के पीछे बढ़ गया, अगर वो राजनीति में बढ़ गया, तो उसका तो काम चलेगा ही नहीं, है ना। तो सोशल वेलफेयर करना उतना ही जरूरी है जितने अपने गुड्स की क्वालिटी को बढ़ाना जरूरी है। तो यहाँ से आपने सब चीजों को समझा। सो होपफुली सारे डाउट्स आपके माइंड में क्लियर हुए होंगे, कई सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं बची होगी। बट फिर भी कहीं कहीं छोटे से कॉन्सेप्ट में भी, छोटे से टॉपिक में भी कहीं कोई डाउट रह जाए ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता दीजिएगा। मैं उस डाउट को उसी दिन कंप्लीट करने की, आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम है मार्केटिंग मिक्स, जो कि हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बने रहिएगा हमारे साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।